हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, मोलैलिटी। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोलैलिटी क्या होता है, ठीक वैसे ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मोलैलिटी। थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के आपने ऐड किए हैं, वो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडिड पर किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलैलिटी में पर लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स होता था, मोलैलिटी में पर किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स होता है। एक आसान से एग्जांपल और ट्रिक से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं सपोज कीजिए वही कल वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा। 180 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है और मैं इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करता हूँ। कितना सॉल्वेंट ऐड करता हूँ? लेट मी कॉल 1 किलोग्राम। मैंने 1 किलोग्राम वाटर ऐड कर दिया इसमें, सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन बन गया मेरे पास। तो मुझे ये देखना है कि 1 किलो सॉल्वेंट में मैंने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए, वो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी होगा। जैसे यहाँ मैंने आपको 3 फ्लास्क दिखाई हैं, सभी का डिफरेंट वॉल्यूम है, 500 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर एंड 5000 मिलीलीटर। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इस लेवल तक वाटर फिल कर लेता हूँ स्टार्टिंग पे, और 1 लीटर वाटर होगा ये। बाई चांस वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होगा। मुझे ज़्यादा अच्छा होगा ये कहना चाहिए कि मैं यहाँ पे 1 किलो सॉल्वेंट फिल कर लेता हूँ। वो बाई चांस वाटर के केस में 1 लीटर है जो मैंने एग्जाम्पल चूज़ किया है, अदरवाइज़ मुझे तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। सो मैंने यहाँ पे 1 किलो वाटर ले लिया और उस 1 किलो वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ ऐड करने वाला हूँ। जैसे 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहा हूँ। मुझे पता है 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ 1 किलो सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल ऐड किया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी होगा वो 1m होगा। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। या आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पे ही 5 लीटर वाटर ऐड कर लिया, या ज़्यादा बेटर हो मैं बोलूँ 5 किलोग्राम वाटर ऐड कर लिया। यहाँ पे 1 किलोग्राम वाटर ऐड कर लिया। वो बाई चांस वाटर का वॉल्यूम और मास सेम रह रहा है, अदरवाइज अगर डेंसिटी कुछ डिफरेंट होती तो हमें उसका मास देखना पड़ता। इस 5 किलोग्राम वाटर में मैं सेम वही 180 ग्राम ग्लूकोज डालता हूँ, 7 मोल। सो यहाँ मैं देखूंगा 5 किलोग्राम सॉल्वेंट हैज़ सोल्यूट 1 मोल। अगर ये 1 किलो सॉल्वेंट हो, यहां से 1 किलो सॉल्वेंट लिया जाता, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होते? 0.2m। ये इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। एक बार फिर दोबारा से यहां देखें, ये मैंने मोलैलिटी रिपोर्ट की है, जहां न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स हैं जो मैं ऐड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम में जो मैंने उसके अंदर ऐड किया है। सो रिजल्टिंग मेरे पास मोलैलिटी का एक फॉर्मूला बन के आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आप कोई भी और केस ले सकते हैं। सपोज वहां देखें आप लास्ट फ्लास्क पे, मैंने यहाँ पे 1/2 kg वाटर भर दिया इस मार्क तक। अब मैं इसके अंदर 180 ग्राम सॉल्यूट डालता हूं, तो 500 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। 1000 ग्राम में कितने होंगे? 2। ये 2 इसकी मोलैलिटी होगी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखें आप कि हम लोग क्या देख रहे हैं। मोलैलिटी में मैं बोल रहा हूं मुझे 180 ग्राम ग्लूकोज को
1 किलो वाटर में डालना है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाना है, वो कितना ही बने, ये 1 मोलल होगा। मोलैरिटी में 180 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं, उसमें वाटर डालता हूं, वाटर कुछ मेंशन नहीं करता कितने ग्राम लूंगा, कितने मिलीलीटर लूंगा, वहां ये फाइनली करता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ये 1 मोलर होगा। 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल का डिसोल्यूशन है 1 किलो सॉल्वेंट में, एंड 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोल का डिसोल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन में। दोनों में ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए समटाइम हम मोलैलिटी को फेवर करते हैं, समटाइम हम मोलैरिटी को फेवर करते हैं। मोलैरिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, स्पेशली अगर सपोज आपके एक्सपेरिमेंटेशन में टेम्परेचर का चेंज होना हो। वो क्यों? आप मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ऊपर नंबर्स हैं, नीचे मास है। टेम्परेचर के साथ किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आने वाला दोनों चीज़ों में, रिजल्टिंग मोलैलिटी में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वहीं अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला रिकॉल करें तो वहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया था। ये तो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता, बट वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है, और क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है, रिजल्टिंग मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ बदलेगी। जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी टेम्परेचर घटाने पे मोलैरिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो ये हमारे पास बेसिक एस्पेक्ट था मोलैलिटी से रिलेटेड कि किस तरह से मोलैलिटी को हम काउंट करते हैं, और अभी हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स का एरिया चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें, 10% एक्वस H2SO4 बाय मास इज गिवन। सबसे पहले इसका मतलब पता कर लेते हैं। 10 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इस लाइन का मतलब था। मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, मतलब इस सॉल्यूशन में 1 किलो सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे चला जाता हूं, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 10/98 H2SO4 था, 10 ग्राम, 98 मोलर मास है, एंड सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सी हेयर, ये 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, आपको सॉल्वेंट चाहिए, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन से सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए। 90 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट का मास होगा, उसे किलोग्राम में रिपोर्ट कर दीजिए, 90/1000। इसको आप सोल्व करें, 10/98 इंटू 1000/90, ये आपके पास मोलैलिटी होगी इस सॉल्यूशन की। आप अगर यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, सीधा फॉर्मूले पे ना जाना चाहें, तो भी आप सेम इसी तरह से कैलकुलेट करने वाले थे। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट -10 कर देंगे, 90 ग्राम होगा, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स हैं 10/98। 10 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स बना लिए, क्योंकि मेरा टारगेट तो यही है। 1000 ग्राम में मुझे नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, सो 1000 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये मेरा आंसर होने वाला है। बट आई विल सजेस्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला याद रखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम यूनिटरी अप्लाई करें। फार्मूला याद रखेंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें। 20% एक्वस NaOH बाई वॉल्यूम इज गिवन, मतलब लिख लीजिए इसका, 20 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मोलैलिटी ही निकालनी है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स 20/40 हो जाएगा। फॉर्मूले पे 20 ग्राम NaOH है, 40 उसका मोलर मास है, तो 20/40 नंबर ऑफ मोल्स। नीचे फिर मुझे सोल्वेंट इन किलोग्राम पुट करना है।
लेकिन मुझे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट वॉल्यूम में से मास तो माइनस कर नहीं सकता, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, तो मैं इस वॉल्यूम का सबसे पहले मास कैलकुलेट करूँगा, ये 120 ग्राम आएगा। सो इस 120 ग्राम सॉल्यूशन में से 20 ग्राम सॉल्यूट भी मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि मुझे तो सॉल्वेंट का मास रिक्वायर्ड है। तो ये सॉल्वेंट का मास जो 100 ग्राम आया, इसको किलोग्राम में रिपोर्ट कर दूंगा, और फिर फाइनली इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको आंसर देगा। लेट मी राइट इट 5m। ये मेरे पास इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। एक और क्वेश्चन पे काम करते हैं। 1.5 मोलर aqueous H2SO4 is given whose density is 1.34 ग्राम पर ml. फाइंड मोलैलिटी। मैं मोलैलिटी के फॉर्मूले पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मुझे ऊपर पुट करना है और सॉल्वेंट इन केजी मुझे नीचे पुट करना है। बस पहले फॉर्मूला देखूंगा, उसके बाद स्टेटमेंट पे जाता हूँ। 1.5m, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1.5 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये मीनिंग है इसका। मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए यहाँ, हाँ वो तो 1.5 है। मुझे सोलवेंट इन किलोग्राम चाहिए, वो मुझे नहीं पता। 1000 ml सॉल्यूशन गिवन था, बट सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो मैं सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लेता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। 1000 इंटू 1.34, ये आ जाएगा 1340 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। सोलवेंट का मास कितना होगा? क्योंकि मुझे सॉल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा। 1.5 मोल H2SO4, 98 इंटू 1.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मास आ जाता है। फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे मास निकालना था, मैं इसको सोल्व करता हूँ। दिस कम्स टू बी 147 ग्राम। ये 147 ग्राम मैं यहाँ से माइनस करूँगा सॉल्यूट का मास, तो ये मेरे पास 1193 ग्राम आ जाता है, और इसको किलोग्राम में पुट करके मैं यहाँ रखूँगा 1.193। तो ये सोल्व करने पे मुझे सॉल्यूशन का मोलैलिटी देगा। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। अब की बार 1.5 मोलर एक्वस H2SO4 गिवन है, डेंसिटी गिवन है, उसकी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसका मतलब देखूंगा। 1.5 मोल H2SO4 इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी तो 1 किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। फॉर्मूला रिकॉल करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पुट करना है मुझे, और नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अब मेरा सारा फोकस सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में पता करने पे है। यहाँ 1000 ग्राम मुझे सॉल्वेंट गिवन है, इसमें सॉल्यूट अगर मैं ऐड कर दूं 1.5 मोल है, यानी कि 147 ग्राम। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा, सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1.5 हैं। 1.5 मोल का मास निकाला, ये बन जाता है सॉल्यूशन का मास। मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी है। मास की वैल्यू 1147 है, अपॉन डेंसिटी 1.34 है। बस काम कंप्लीट। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये हमारे पास मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो और मोड हैं, जिसमें एक हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन, एक हमारे पास आता है मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है? सपोज करें आपने एक सॉल्यूशन बनाया, दो कंपोनेंट हैं, लेट मी राइट इट A एंड B, और आप दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो
आप दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखें, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का उसके नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। दिस इज सिंपली मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। या मैं सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना चाहूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि कंपोनेंट दो हैं। अगर सपोज करो सॉल्यूशन में तीन या ज़्यादा कंपोनेंट्स हों, लेट मी से तीन कंपोनेंट हैं ए बी सी, तो ए बी सी सॉल्यूशन अगर आप मिक्स करके बना रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाल सकता हूं, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप ध्यान रखें किसी भी एक सॉल्यूशन में उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। सो अगर मैंने 2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और तीसरे का मुझे निकालना है तो मैं 1 से इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस के सम को माइनस कर दूंगा, तो वो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ सकता है। ये भी एक तरीका है उस लंबी कैलकुलेशन से बचने का। वही मास फ्रैक्शन क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। लेट मी से मैं मास फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ ए का, तो वो है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली मास फ्रैक्शन बी का निकालना चाहूँ तो दैट विल बी मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 49% एक्वस H2SO4 बाय मास इज गिवन। पहले इसका मतलब देखते हैं। 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग है, बाय मास गिवन था। ये आपका सोल्यूट है 49 ग्राम और सोलवेंट है आपका वाटर, एक्वस लिखा गया है, इसका मतलब सोलवेंट वाटर है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, 49 ग्राम H2SO4 प्लस 51 ग्राम वाटर इज योर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे H2SO4 का। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 से 49/98 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। 49/98 ये 0.5 आएगा, 0.5 प्लस ये अप्रॉक्सीमेट 2.8 के आसपास है, एग्जैक्ट आप चेक कीजिएगा। सो दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाय 3.3, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा H2SO4 का। दूसरा कंपोनेंट वाटर है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल, मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कर देता हूँ, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। मास फ्रैक्शन तो बहुत ही आसान है, 49 डिवाइडेड बाई 100, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। या वाटर का निकालना चाहूँगा तो 51 डिवाइडेड बाई 100, वो मेरे पास मास फ्रैक्शन होगा वाटर के लिए। मोलैलिटी ऑफ एक्वस NaCl इज 0.5 m एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl आपको कैलकुलेट करना है। एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कैसे निकालूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन गिवन था। 0.5 m का क्या मतलब है? 0.5 मोल ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम वाटर। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl तो आपको पता चल ही रहा है, 0.5 है।
ये तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर था, मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता हूँ, 1000/18 सॉल्व करने पे पाता हूँ 55.5। फर्दर सॉल्व करूँगा 0.5/56, ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl होगा। नॉर्मेलिटी एक्चुअली सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मेलिटी एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यस। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है आपको, मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का या ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास क्या है? वैसे तो हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करेंगे किसी वीडियो में, स्पेशली इक्विवेलेंट मास के ऊपर, लेकिन आज हम लोग बहुत थोड़ा इक्विवेलेंट मास के बारे में समझना चाहेंगे कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिए। H2SO4 ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ, NaOH ले लेता हूँ, या AlOH थ्राइस ले लेता हूँ, या सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ। इन सब का मोलर मास निकालना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाउ आई कैन जज? NaCl का सोडियम प्लस क्लोरीन का निकाल दूंगा 58.5, H2SO4 का कैलकुलेट कर लूँगा, HSO का पता है, HCl का कैलकुलेट कर सकता हूँ, NaOH का कैलकुलेट कर सकता हूँ, 51 + 27 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट कर सकता हूँ, सोडियम कार्बोनेट का कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सब मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आएगा। ये n फैक्टर क्या है? n फैक्टर अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग है। लाइक एसिड्स के लिए वो कितने H आयंस को वाटर में छोड़ पाता है, बेस के लिए वो कितने OH आयंस को वाटर में छोड़ पाता है, किसी सॉल्ट के लिए कि उसके ऊपर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, किसी आयन के लिए कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, या ऐसी कुछ और डेफिनेशंस भी हैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। हमें बस यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मेलिटी को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ एनफ रहेगा। अगर मैं NaCl को देखूं तो वहाँ पे +1 चार्ज है, या -1 देखूं तो वो भी देख सकता हूँ, -1 है यहाँ पे, +1 है यहाँ पे। कोई एक देखना है आपको सॉल्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और वो उसका n फैक्टर होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर देता हूँ तो वो इक्विवेलेंट मास आ जाता है। तो ये 58.5 NaCl का इक्विवेलेंट मास होगा। सिमिलरली H2SO4 वाटर में 2 आयोनाइजेबल H रखता है तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। मींस जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा वो 49 होगा। HCl को देखें, एक H आयन को वाटर में रिलीज करता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, ये n फैक्टर होगा तो 36.5 उसका इक्विवेलेंट मास होगा। सिमिलरली NaOH एक OH को रिलीज करता है तो 40 उसका इक्विवेलेंट मास होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH को रिप्लेस करता है वाटर में तो 78/3 वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। Na2CO3 2 पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है। अब देखिए यहाँ Na+1 के 2 आयंस हैं, या कार्बोनेट को देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका n फैक्टर 2 है, यानी कि 53 उसका इक्विवेलेंट मास होगा। और किसी भी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होते हैं। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। जो नया है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहे जाते हैं। नॉर्मेलिटी एक्चुअली किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक काउंट है। सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ 98 ग्राम मैंने H2SO4 लिया,
मैंने उसको वाटर में डाल दिया और 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। तो बस आप इतना देखिए कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने कितने इक्विवेलेंट्स H2SO4 के डाले, कितने इक्विवेलेंट्स H2SO4 के डाले। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालता था? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास है H2SO4 का 49। सो एक्चुअली मैंने 2 इक्विवेलेंट्स H2SO4 के वाटर में डाले हैं 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, या मैं कह सकता हूं 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 इक्विवेलेंट्स डाले गए हैं, तो इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा? 2n। हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स मैं डालता हूं वो उसकी नॉर्मेलिटी है। सपोज करें मैंने सेम वही 98 ग्राम H2SO4 लिया, लेकिन अब की बार 2 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। तो 98 ग्राम में 2 इक्विवेलेंट्स थे, 2 लीटर सॉल्यूशन में अब की बार मैं इक्विवेलेंट्स 2 डाल रहा हूं। मुझे तो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखने हैं। सो दिस इज 1। सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी को निकालने का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे मोलैरिटी आप देखते थे, ये काफ़ी मिलता जुलता है मोलैरिटी से। मोलैरिटी में एक्चुअली यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स देखता था जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डाले गए हों। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखता हूँ जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डाले गए हों। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, इस फॉर्मूले को रिकॉल करके। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये कुछ टर्म हैं जो हमें जनरली फेस करनी होती हैं सॉल्यूशंस के इस पार्ट पे। हम लोग एक न्यूमेरिकल में इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 10% एक्वस H2SO4 बाय मास, मतलब 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मुझे देखते ही पता चल रहा है। तो मैं इन सब का फॉर्मूला ध्यान रखे हुए हूँ। मोलैलिटी सबसे पहले निकालता हूँ। ऊपर मुझे क्या लेना था, रिकॉल करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से 10/98, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के। नीचे मुझे क्या लेना है, सोलवेंट इन kg। सोलवेंट यहाँ नहीं पता मुझे, 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है बट 10 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस करूँगा। 100 माइनस 10, 90 ग्राम सॉल्वेंट, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। सो 10/98 इंटू 1000/90, ये मेरे पास मोलैलिटी होगी इस सॉल्यूशन की। बहुत ही आसान। मोल फ्रैक्शन देखना चाहता था H2SO4 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बताया मुझे तो सेकंड कंपोनेंट तो वाटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H2SO4 के, 10/98। यहाँ पे भी वही 10/98। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर 90 ग्राम था। देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, डिफरेंस करूंगा, 90 ग्राम वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा 90/18। इस सारे को हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कैलकुलेशन पे, आप सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बचती हैं 2 चीज़ें, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी के लिए आता हूं मैं। ऊपर तो मुझे वही नंबर ऑफ मोल्स लेना है सॉल्यूट का, कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे मुझे लेना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 ग्राम सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइडेड है, डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है, वॉल्यूम मैं उस सॉल्यूशन का इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ये अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट जो है आप देखना 74.5 के आसपास आता होगा, मैंने वैसे ही लिख दिया है 70 ml। तो इस 70 ml का यहाँ मैं लीटर बना के छोड़ दूंगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 10/98 इंटू 1000/70, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। नॉर्मेलिटी पे चलते हैं। नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही लेना था, फॉर्मूला ध्यान रखें आप, और यही अच्छा रहेगा कि फॉर्मूला ध्यान रखें बजाय कि उसकी ज़्यादा स्टोरी समझने की कोशिश करें। एक बार समझें अच्छे से, बट बार बार क्वेश्चन को सोल्व करते हुए उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मुझे लेने हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हैं,
10/49 मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। सोल्व कीजिए, ये हमारे पास नॉर्मेलिटी होगी। हम लोग इसी चैप्टर के क्लोजिंग सेशन में एक बार फिर दोबारा से इक्विवेलेंट मास पे स्पेशली डिस्कशन करेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अभी हम लोग उस स्टेज तक नहीं पहुँचे कि हम इक्विवेलेंट मास को अच्छे से समझ पाएँ। उसके लिए हमें इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक समझने हैं, देन उसके बाद हम लोग शायद इस इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। होप आप इस सारे सेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स निकाल पाते हैं तभी आप मतलब इनका समझ पाए हैं। खाली मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेना, मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेना, दैट डज नॉट मीन कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है। सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए आपको इनके न्यूमेरिकल्स पे स्ट्रांगली वर्कआउट करना होगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं देन ऑल इज वेल, आप सभी चीज़ें समझ पाए। नॉर्मेलिटी की भी एक इक्वेशन है, जैसे मोलैरिटी की मैंने एक्सप्लेन की थी। सॉल्यूशन का n/v हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि n1v1 हमेशा n2v2 के बराबर होगा। अगर मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स करता हूं, दोनों की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन सेम कंपोनेंट का है, तो मैं ओवरऑल मोलैरिटी की तरह से ही नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है जो मोलैरिटी से डिफरेंट हो। होप आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके देखिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।